प्राचीन भारत के प्रमुख जन समुदायों में से एक था सुहय जन समुदाय। सुहय जन समुदाय की पहचान दरअसल प्राचीन जनपदीय प्रदेश सुहय से थी। वहां निवास करने वाले विशिष्ट समुदाय जो सुहय के निवासी थे, एक समन्वित समाज का निर्माण करते थे, जिसमें क्षत्रिय कुल, कृषक समुदाय, वनवासी समूह, व्यापारी वर्ग और शिल्पकर्मी जातियां सम्मिलित थी। यह समाज ना तो पूरी तरह आर्यावर्तीय था और ना ही वनवासी, बल्कि दोनों परंपराओं के संगम से विकसित हुआ था। अनेक प्राचीन इतिहासकार के अनुसार सुह्य देश गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित था। गंगा के तट पर बसने वाले समुदाय कृषि के साथ साथ नौवहन, मत्स्य पालन और नदी व्यापार में दक्ष होते थे। सुह्य के समाज में ये सभी गतिविधियां विद्यमान थीं। राजशेखर की काव्य मीमांसा में सुह्य को पूर्वी जनपदों की सूची में स्थान दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सुह्य के समुदाय सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य और प्रतिष्ठित थे। बृहत संहिता में सुह्य को वंग और कलिंग के मध्य स्थित बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का संगम था। सुह्य के निवासी इन प्रभावों को आत्मसात करते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सफल रहे। बौद्ध परंपरा में सुह्य के समुदायों का एक शांत, धर्मपरायण स्वरूप भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसी देश में देसका नगर के समीप भगवान बुद्ध ने जनपद कल्याण सूत्र का उपदेश दिया था। इसका अर्थ ये है कि सुह्य के समाज में ऐसे समुदाय भी थे जो धर्म, नीति और लोक कल्याण में रुचि रखते थे। यहाँ श्रमण परंपराओं को आश्रय मिला और जैन तथा बौद्ध साधकों का आगमन हुआ। सुह्य समुदाय की विशेषता संस्कृत साहित्य में उभरकर सामने आती है और यह विशेषता थी उनका व्यापारिक और नदी आधारित जीवन। दश कुमार चरित में दमलिप्ति को सुह्य का नगर बताया गया है। दमलिप्ति एक प्रसिद्ध नगर था जहां व्यापारी समुदाय का विशेष प्रभाव रहा है। यहाँ के निवासी गंगा और समुद्री मार्गों से दूरस्थ प्रदेशों से संपर्क रखते थे। इससे यह अनुमान स्वाभाविक है कि सुह्य समाज में व्यापारी वर्ग की स्थिति सुदृढ़ थी। मत्स्य पुराण में हालांकि सुह्य और ताम्रलिप्ति को अलग अलग देशों के रूप में बताया गया है, फिर भी यह तथ्य निर्विवाद है कि सुह्य के समुदायों का जीवन गंगा और उसकी शाखाओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। सुहय जन समुदाय का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। प्रारंभिक जैन, बौद्ध, महाकाव्य और पौराणिक स्रोतों में सुहय का जो स्वरूप उभरता है वो एक ऐसे देश का है जहां विविध जनसमूह एक साझा सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत रहते थे। सुह्य का सर्वप्रथम उल्लेख जैन परंपरा के अत्यंत प्राचीन ग्रंथ अय्यारंग सुत्त में मिलता है। इसमें वर्णन है कि भगवान महावीर ने अपने विहार काल में जिन प्रदेशों की यात्रा की उनमें लाढ़, वज्र भूमि और सुब्ब भूमि प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कठोर स्वभाव के थे और श्रमण परंपरा के प्रति सहिष्णु नहीं थे। विद्वानों का मत है कि यहाँ उल्लिखित सुब्ब भूमि ही सुह्य देश है और वहां निवास करने वाले समुदाय ही सुह्य कहलाते थे। ये समुदाय मुख्यतः ग्राम प्रधान जीवन जीते थे, जिनकी आजीविका कृषि, पशुपालन और वन संपदा पर आधारित थी, किंतु साथ ही उनमें व्यापार और आवागमन की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। जैन साहित्य से यह भी संकेत मिलता है कि सुह्य के समुदाय आर्य जनपदों की सीमा पर स्थित थे। इसी कारण उनकी सामाजिक संरचना में कठोरता, स्वायत्तता और बाह्य प्रभावों के प्रति
प्रतिरोध का भाव दिखाई देता है। लाढ़ या राढ़ के जिस भूभाग में सूह्य स्थित था, वहां के लोग स्वतंत्र जीवन पद्धति के अभ्यस्त थे और केंद्रीय सत्ता को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते थे। यही कारण है कि महावीर को वहां विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाकाव्य परंपरा में सूह्य को एक संगठित जनपद के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन है कि पांडवों ने पूर्व दिशा में विजय अभियान के दौरान पहले पुंड्र और वंग को अपने अधीन किया और तत्पश्चात सूह्य देश तक पहुंचे। सुहय के निवासी किसी एक वर्ण, कुल अथवा जीवन पद्धति तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे विभिन्न सामाजिक वर्गों और परंपराओं का समन्वित रूप थे। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में सुहय का उल्लेख केवल एक प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट जनसमूह के रूप में मिलता है। सुहय के समुदायों में क्षत्रिय, कृषक, वनवासी, व्यापारी तथा शिल्पकार सभी का संतुलित सह अस्तित्व दिखाई देता है। सूह्य समाज का प्रमुख आधार कृषक समुदाय था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के समीप बसे होने के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और कृषि जीवन का मुख्य साधन थी। धान, जौ और अन्य अन्नों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी प्रचलित था। कृषक समुदाय केवल उत्पादन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता था। व्यापारी समुदाय सूह्य की सामाजिक संरचना का एक आवश्यक घटक था। ताम्रलिप्ति जैसे नगरों के समीप रहने वाले व्यापारी नदी और समुद्र मार्ग से अन्य प्रदेशों से संपर्क रखते थे। अन्न, वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प का विनिमय सूह्य के व्यापारिक जीवन का आधार था। व्यापारी समुदाय न केवल आर्थिक गतिविधियों में, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले विचार, परंपराएं और वस्तुएं सूह्य समाज को अधिक व्यापक दृष्टि प्रदान करती थीं। सुहय समुदाय की धार्मिक व्यवस्था की हम बात करें तो ग्राम देवताओं की पूजा, ऋतु आधारित उत्सव और सामूहिक अनुष्ठान सुहय समाज की प्रमुख विशेषताएं थी। आइए जानते हैं सुहय समुदाय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। सूह्य के समुदायों में सभा और सामूहिक निर्णय की परंपरा प्रबल थी। ग्राम और कुल के स्तर पर विवादों का समाधान स्थानीय रीति से किया जाता था, जिससे बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप न्यूनतम रहता था। वृद्धों, अनुभवी जनों और धर्मजों को मार्गदर्शक की भूमिका प्राप्त थी, किंतु उनका अधिकार नैतिक स्वीकार्यता पर आधारित था, न कि बल पर। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूह्य समाज में अनुशासन भय से नहीं, बल्कि परंपरा और सहमति से संचालित होता था। स्त्रियों की स्थिति भी केवल गृह तक सीमित नहीं थी। कृषि, उत्सव, लोक पूजा और सामाजिक अनुष्ठानों में उनकी सक्रिय उपस्थिति रही होगी। मातृ देवताओं और भूमि पूजा की परंपराएं इस बात का संकेत देती हैं कि स्त्री को जीवन और उर्वरता की प्रतीक शक्ति के रूप में देखा जाता था। धार्मिक दृष्टि से सूह्य के समुदाय बहुलतावादी थे। प्रारंभ में यहाँ स्थानीय देवताओं और प्रकृति पूजा का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु समय के साथ जैन और बौद्ध परंपराओं का भी प्रवेश हुआ। कुछ समुदाय श्रमण परंपरा से प्रभावित होकर अहिंसा, तप और संयम की ओर उन्मुख हुए, जबकि अन्य समुदायों ने अपनी प्राचीन लोक परंपराओं को बनाए रखा। यह सहअस्तित्व सूह्य समाज की सहिष्णुता और सांस्कृतिक लचीलापन दर्शाता है।
सुहय के समुदाय राजनीतिक दृष्टि से संगठित थे और उनकी अपनी सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। सुहय के क्षत्रिय समुदायों की गणना बलेल शत्रस में की गई है, जिनमें अंग, वंग, कलिंग और पुंड्र के शासक कुल भी सम्मिलित थे। कैसी थी सुहय समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था, आइए जानते हैं। सूह्य समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख महाकाव्य परंपरा में मिलता है, जिसके अनुसार सूह्य को एक अवसर पर पांडु ने और दूसरे अवसर पर कर्ण ने पराजित किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूह्य के समुदाय केवल शांत कृषक समाज नहीं थे, बल्कि युद्ध और प्रतिरोध की क्षमता भी रखते थे। उनके क्षत्रिय कुलों के साथ साथ सामान्य जन भी युद्ध काल में सक्रिय भूमिका निभाते थे। इस तरह देखा जाए तो कृषक समुदाय के साथ साथ सूह्य में एक सशक्त क्षत्रिय वर्ग भी विद्यमान था। महाकाव्य परंपरा में सूह्य को बलेय क्षत्रस के अंतर्गत गिना गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के शासक और योद्धा संगठित तथा युद्ध कुशल थे। सूह्य के क्षत्रिय कुल केवल शासन तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। युद्ध काल में सामान्य जन और कृषक समुदाय भी इन क्षत्रिय कुलों के साथ खड़े होते थे, जिससे सूह्य समुदाय की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट होती है। व्यापारी समुदाय सुहय की सामाजिक संरचना का एक आवश्यक घटक था। ताम्र लिप्टी जैसे नगरों के समीप रहने वाले व्यापारी नदी और समुद्र मार्ग से अन्य प्रदेशों से संपर्क रखते थे। अन्न, वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प का विनिमय सुहय के व्यापारिक जीवन का आधार था। शिल्पकार समुदाय सूह्य समाज की मौन शक्ति था। कुम्हार, लोहार, बढ़ई और वस्त्र निर्माता जैसे शिल्पकार न केवल दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक वस्तुओं के निर्माण में भी उनकी भूमिका थी। यज्ञ वेदिकाएं, गृह उपकरण, नौकाएं और व्यापारिक साधन, इन सभी में शिल्पकारों का योगदान अनिवार्य था। सूह्य समाज में शिल्प को केवल आजीविका नहीं, बल्कि परंपरा और कौशल की अभिव्यक्ति माना जाता था। व्यापारी समुदाय न केवल आर्थिक गतिविधियों में, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले विचार, परंपराएं और वस्तुएं सूह्य समाज को अधिक व्यापक दृष्टि प्रदान करती थीं। सुहय समुदाय के पतन के बारे में प्राचीन ग्रंथों में जो विवरण मिलता है, उसके अनुसार कालांतर में सुहय समुदाय राढ़ या राधा के नाम से अधिक व्यापक पहचान में समाहित हो गया। उत्तरा राढ़ और दक्षिणा राढ़ के विभाजन के बाद इन समुदायों की मूल संरचना बनी रही। महाभारत पर नीलकंठ की टीका में सूह्य और राढ़ को एक ही जनसमूह माना गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सूह्य के समुदाय आगे चलकर राढ़ के नाम से जाने गए। जैन प्रज्ञापन और भगवती ग्रंथों में लाड़ को 16 महाजनपदों में से एक बताया गया है और उसे आर्य जनपद की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ यह है कि सूह्य के समुदाय धीरे धीरे आर्य सांस्कृतिक ढांचे में सम्मिलित होते गए। 10वीं शताब्दी के पश्चात राढ़ का विभाजन उत्तरा राढ़ और दक्षिणा राढ़ के रूप में हुआ। यह विभाजन वस्तुतः सूह्य और ब्रह्म जैसे प्राचीन जनपदों की स्मृति का ही विकसित रूप था। अजया नदी के दोनों तटों पर बसे समुदायों ने अलग अलग पहचान ग्रहण की, किंतु उनकी सांस्कृतिक जड़ें एक ही भूमि में रहीं। सूह्य देश के समुदाय केवल किसी भूभाग के निवासी नहीं थे,
बल्कि वे एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक परंपरा के वाहक थे। कृषक, क्षत्रिय, व्यापारी और वनवासी, इन सभी ने मिलकर सूह्य की पहचान गढ़ी। समय के साथ उनका नाम, शासन और सीमाएं बदलती रहीं, किंतु उनकी सामूहिक चेतना राढ़ की संस्कृति में रूपांतरित होकर जीवित रही। सूह्य के समुदाय पूर्वी भारत के इतिहास में उस सेतु के समान थे जिसने प्राचीन परंपराओं को मध्यकालीन सांस्कृतिक स्वरूप तक पहुंचाया। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।